एससीपी फाउंडेशन के एक वेटरन वर्कर अपने टर्मिनल पर बैठकर ऑर्गेनाइजेशन का एक जरूरी काम कर रहे हैं। ये एक ऐसे एससीपी की फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। इनकी आंखें चमक रही हैं और मुंह खुला का खुला है। क्या ये कोई ट्रेंड फाउंडेशन रिसर्चर है या फिर कोई ज़ॉम्बी? आखिर चल क्या रहा है? किसी भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह एससीपी फाउंडेशन में भी कई काम करने पड़ते हैं। हेड रिसर्चर्स, गार्ड्स, मोबाइल टास्क फोर्स सोल्जर्स और 05 कमांड के मेंबर्स की तो काफी तारीफ की जाती है, लेकिन नंबर क्रंचर्स, क्लीनर्स और पेपर पुशर्स का काम भी उतना ही जरूरी होता है। इनमें से एक इंसान था वॉल्टर बेनब्रिज। इसे फाउंडेशन के फाइल रिकॉर्ड्स को डिजिटल रिकॉर्ड्स में बदलने का काम दिया गया था। जब ये 060 के थ्रू SCP-050 की डिटेल्स को रिकॉर्ड कर रहा था, तब पहली बार इसे SCP-055 के कुछ इफेक्ट महसूस हुए थे। लेकिन SCP-055 का सबसे अनोमलस इफेक्ट ये था कि वॉल्टर को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अपने नए डिजिटलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम में सबसे पहले उसने SCP-053 के बारे में लिखना शुरू किया। यूक्लिड क्लास, जिसको द यंग गर्ल भी कहा जाता है, यह नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड है, पर अगर कोई भी इसके आसपास होता है तो ये होमिसाइडल हो जाती है। इसके बाद SCP-054 सेफ क्लास नॉन एग्रेसिव ह्यूमनॉइड फीमेल, जो कि बायोलॉजिकल और केमिकली स्प्रिंग के पानी जैसी थी। फिर SCP-056 यूक्लिड क्लास, एक ऐसा जीव जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदल लेता था, लेकिन केवल तब जब कोई भी ऑब्जर्वर उस पर फोकस ना कर रहा हो। उसके बाद SCP-057 सेफ क्लास, एक अंडरग्राउंड चैम्बर जो उसमें वॉक करने वाले इंसानों को क्रश कर देता था। इसी समय वॉल्टर को अपनी साइट 19 वाले सुपीरियर मिस्टर कोवाच का एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में उन्होंने अनोमलीज के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन की तारीफ की थी, लेकिन वो कंफ्यूज थे कि वॉल्टर ने SCP-055 के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया था। वॉल्टर एम्बैरेस्ड हो गया। वो SCP-055 को कैसे भूल सकता था? ये तो एक आइकॉनिक अनोमली थी। जब उसने साइट 19 के आर्काइव्स को देखा तो उसे पता चला कि काफी शोध के बाद 055 के नेचर पर एक बहुत ही मोटी फाइल लिखी गई थी। लेकिन उसे अजीब ये लगा था कि ये सारी फाइल्स किसी भी ट्रेडिशनल फाइल की तरह टाइप नहीं की गई थी, बल्कि पेन से लिखी गई थी। इनमें से ज्यादातर नोट्स शॉर्ट हैंड में लिखे गए थे, जैसे कि बहुत ही कम समय में किए गए टेस्ट के दौरान इन्हें जल्दबाजी में लिखा गया हो। इसमें कोई रिडक्शन भी नहीं थे। वॉल्टर ने देखा, उसे अपने दिमाग में याद रखा, फाइल को अपनी जगह पर रख दिया और अपनी कंप्यूटर टर्मिनल पर वो वापस चला गया। लिखने के बाद जब उसके काम को दोबारा देखा गया तो पाया कि उसने SCP-058 पर एंट्री लिख दी थी, जो कि एक जॉइंट एविल हार्ट था, जिसके पैर इंसेक्ट्स जैसे थे और डंक बिल्कुल पिच्छू के जैसा, जो बहुत ही अजीब महसूस हुआ। तभी फाउंडेशन के इशू फोन पर वॉल्टर के पास मिस्टर कोवाच की कॉल आई। जब वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, उन्होंने वॉल्टर को 055 की फाइल्स डिजिटाइज करने का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन वो 058 पर बहुत काम करने लगा। इन सब का क्या मतलब था? वॉल्टर एक बहुत ही लॉयल और डिलीजेंट एम्प्लॉय था, लेकिन जब उसके सुपरवाइजर ने उसे डांट लगाई तो उसके दिमाग में एक बार को आया कि वो भी उन्हें पलटकर जवाब दे दे। लेकिन उसके बाद उसे डी क्लास में डिमोट करके 682 की एसिड बाथ में फेंका जा सकता था। वॉल्टर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई। मिस्टर कोवाच की डांट को बीच में रोकते हुए उसने पूछा कि क्या उन्हें वाकई में पता था कि SCP-3055 कौन है। एक मोमेंट के लिए लाइन साइलेंट हो गई और फिर सुपरवाइजर फिर से बोले, लेकिन इस बार उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस कुछ कम था। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें 055 के बारे में बता सकता हूँ। ये एक क्लासिक है, तुम इसके बारे में कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि वो वाला है जिसमें। एक और लंबा पॉज। मिस्टर कोवाच शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से साइलेंट हो गए। वॉल्टर को यह बात पता थी कि कुछ अनोमलीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उसे फिक्र होने लगी कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि SCP-055 के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेने से उसके बॉस की मौत हो गई हो। उसे पूछा कि क्या मिस्टर कोवाच ठीक है, और उसे जवाब मिला, मुझे माफ कर दो, मैं एक सेकंड के लिए कहीं खो गया था। हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? पर इस बार वॉल्टर कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे खुद भी नहीं याद था कि एक मोमेंट से पहले वो किस बारे में बात कर रहे थे। उसे सिक महसूस होने लगा, जैसे कि उसने कोई लो लेवल का एमनेस्टिक लिया हो। मिस्टर कोवाच ने वॉल्टर को फिर से अपने काम पर लग जाने को बोला और कहा कि वो लोग बाद में बात करेंगे। इसके बाद वॉल्टर ने मिस्टर कोवाच के पिछले मैसेजेस को चेक किया
और उनमें लिखा था, तुमने 055 छोड़ दिया है, आगे बढ़ने से पहले उसे डिजिटाइज कर दो, मिस्टर के। लेकिन वॉल्टर ने पहले कभी भी SCP-055 के बारे में सुना ही नहीं था। क्या कोई ऐसी एनोमली एग्जिस्ट करती थी? ये क्या चल रहा था? उस मोमेंट पर वॉल्टर को महसूस हुआ कि वो किसी स्टैंडर्ड डिजिटाइजेशन जॉब के मुकाबले किसी स्ट्रेंज चीज के साथ डील कर रहा था। आखिरकार अगर SCP-055 के बारे में बोला, लिखा या सोचा नहीं जा सकता था, तो वो अपना काम कैसे पूरा कर सकता था? वॉल्टर को इस बात का पता लगाना था, और अगर उसे जवाब चाहिए थे तो उसे साइट 19 के आसपास ही पूछताछ करनी चाहिए थी। वॉल्टर को यह नहीं पता था कि जितना उसने सोचा था, ये काम उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला था। यहाँ पर सीक्रेट्स का एक कोट याद आता है, मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। SCP-05, जिसे द एंटी मीम और सेल्फ कीपिंग सीक्रेट कहा जाता है, उसके बारे में हमें सिर्फ इतना ही पता है। वो कैसा दिखता है, ये फाउंडेशन में कब और कैसे आया, इसकी एनोमलस एबिलिटीज क्या है, क्या ये डेंजरस है? हो सकता है कि हमें ये चीजें कभी पता न चले। हमें SCP-055 की केवल एक ही एनोमलस एबिलिटी पता है, और वो ये है कि कोई भी इनके बारे में जानकारी रिटेन नहीं कर पाता है। इस बात को नोट किया जाना चाहिए कि 055 कुछ भी हो, लेकिन ये इनविजिबल या इनडिस्क्राइबेबल नहीं है। फाउंडेशन पर्सनल इसके कंटेनमेंट चैम्बर में एंटर करके इसे अब्सॉर्व कर सकते हैं, लेकिन चैम्बर से बाहर आने के कुछ ही मिनट बाद 055 के मेमोरीज खुद ही इरेज होने लगती है। इसलिए सेल्फ कीपिंग सीक्रेट, ये चीज भी वॉल्टर को रोक नहीं पाई। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वॉल्टर को खुद नहीं पता था कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है और उसका मिशन कितना यूजलेस है। वो ऐसी चीज जानना चाहता था जिसे जाना जा ही नहीं सकता था। साइट 19 पर जाकर वो बस किसी भी तरह अपना जवाब चाहता था। ज्यादातर लोगों को इस मिस्टीरियस एनोमली के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उसे अपने कोलीग से जो कॉमन रिस्पॉन्स मिला वो ये था, 055, क्या हमारे पास 055 है? अचानक से हुई मेमोरी लॉस या 055 की एग्जिस्टेंस का जब रियलाइजेशन होता था तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस भी होता था, लेकिन 055 के एनोमलस एबिलिटी की वजह से कोई भी लॉक टर्मिनल फिजिकल या मेंटल इफेक्ट नहीं होते। सोचिए कैसा आइडिया है, आप किसी कमरे में जाएं और आपको याद ही ना रहे आप क्यों गए हैं। फाउंडेशन के रोस्टर में 055 सबसे हार्मलेस ऑब्जेक्ट हो सकता था या फिर सबसे ज्यादा खतरनाक भी। हमें इन दोनों के बारे में नहीं पता है। कभी कभी वॉल्टर को फिक्र होती थी कि वो पागल हो रहा है। 055 और उससे रिलेटेड हर चीज उसे परेशान कर रही थी। क्या 055 रियल था? एक ही चीज थी जो ये साबित करती थी कि 055 जरूर एग्जिस्ट करता होगा। वो ये थी कि उसका कंटेनमेंट चैम्बर भी एग्जिस्ट करता था। साइट 19 कंटेनमेंट फैसिलिटी में फाउंडेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 055 को 50 फुट मोटी सीमेंट के एक 5x5x2.5 मीटर स्क्वायर के कमरे में रखा गया था और सीमेंट की दीवारों के आसपास फेराडे केज था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इसे एक 2x2.5 मीटर के भारी कंटेनमेंट दरवाजे के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इसे बेयरिंग पर कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि दरवाजा खुद ही बंद होकर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए जब तक इसे जबरदस्ती खुला ना रखा जाए। 055 के सेल में कोई भी पोस्टेड सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और इस एरिया में काम करने वाले किसी भी पर्सनल को कम से कम 50 फीट की दूरी पर रहने का आदेश दिया जाता है। जब उसने इसका पता लगाने की कोशिश की कि इस सेल को इस तरह से क्यों बनाया गया है तो उसे पता चला, सरप्राइज सरप्राइज, किसी को इसके बारे में नहीं पता था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इसे एक 2x2.5 मीटर के भारी कंटेनमेंट दरवाजे के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। 055 एक ऐसी एनोमली थी जिसकी कंटेनमेंट रिक्वायरमेंट इतनी रहस्यमयी थी कि इसे ऑटोमेटिकली केटर क्लास की डिजिग्नेशन दे दी गई। आखिरकार आप किसी ऐसी चीज को कैसे कंटेन कर सकते थे जिसे आप पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहे हो। 055 के असली नेचर के बारे में कई सारी अफवाहें थीं। साइट 19 में कुछ लोगों ने थ्योरी बता दी कि 055 एक ऑटोनॉमस या फिर रिमोटली कंट्रोल जासूस था जिसे फाउंडेशन के ऑपरेशंस या फिर पूरी ह्यूमैनिटी को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था। साइकोलॉजिकली अगर आप पैरानॉइड हैं तो आपको यह थ्योरी सेंसिबल लगेगी। एक ऐसी एनोमली जिसे फिजिकल याद नहीं रखा जा सकता था लेकिन उसके बारे में राइटिंग और पिक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं। ये तो एक जासूसी हो सकता है, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन से कुछ ज्यादा था। वॉल्टर ने जहां से शुरू किया था वो अभी भी वहीं पर था, उसकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कई बार हुआ था कि वॉल्टर बस गिव अप करने ही वाला था, लेकिन आखिरकार एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। डॉक्टर बार्थोलोम्यू ह्यूजेस और डॉक्टर जॉन मैरोचेक ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 055 पर काफी रिसर्च की हुई थी।
और वॉल्टर को उम्मीद थी कि सेल्फ कीपिंग सीक्रेट्स रिलेटेड उसके जो सवाल थे उनके जवाब उसको इन लोगों से मिल सकते थे। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले 055 का एंटीमेमेटिक नेचर डिस्कवर किया था। इन्होंने डी क्लास पर्सनल पर कई सारे टेस्ट भी किए थे ताकि पता चल पाए कि क्या इसके रिटन रिकॉर्ड्स हैं, स्केच या कोई और रिकॉर्ड या इंप्रेशन रखे जा सकते हैं या फिर नहीं। 055 की मेमोरी खराब करने वाला इफेक्ट 055 से रिलेटेड हर चीज पर काम करता था। ये एक ऐसा कोड था जिसे कोई समझ नहीं सकता था, लेकिन शायद डॉक्टर ह्यूजेस ने इसे क्रैक कर लिया था। 055 की एंटीमेमेटिक क्वालिटी की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम इस बात को याद रख पा रहे हैं कि 055 एंटीमेमेटिक है। इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ह्यूजेस को एक बात और समझ आई, टिपिकल इंडक्शन के बजाय क्या डिटेक्शन को यूज करके 055 के बारे में और जानकारी डिस्कवर की जा सकती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो चीजें हैं उनके बजाय जो चीजें नहीं हैं उन्हें फिगर आउट करके क्या 055 के बारे में पता किया जा सकता है। डॉक्टर मैरचेक ने इस थ्योरी को एक्सप्लोर करने के लिए डॉक्टर ह्यूजेस के साथ एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उनका एक्सपेरिमेंट एक साधारण से सवाल पर बेस्ड था, क्या 055 स्फेरिकल नहीं है। इस क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि पता चल सके कि 055 क्या नहीं है। इस तरह से ये लोग एनोमली के एंटीमेमेटिक पावर को हराना चाहते थे। वॉल्टर जवाब पाने के इस तरीके से फैसिनेट हो गया था। मैरचेक एंड ह्यूजेस को यह बात पता चल गई थी कि सवाल पूछने का प्रोसेस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन जब उन्हें मालूम था कि 055 एक स्फीयर नहीं था, कई सारे डिटेक्टिव क्वेश्चन की मदद से थ्योरेटिकली यह मुमकिन था कि 055 के नेचर को समझा जा सके, पर यह नहीं पता था कि कमांड इतनी एक्सटेंसिव टेस्टिंग की परमिशन देगा भी या नहीं। डेस्परेशन में वॉल्टर मैरचेक और ह्यूजेस से क्लियरेंस पाने के लिए गड़गड़ा रहे थे ताकि वो खुद 055 को देख पाए। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था कि 055 स्फेरिकल नहीं था। वो इस चीज को देखना चाहता था। कई हफ्तों तक फॉर्म भरने के बाद उसकी इच्छा को मंजूरी दी गई। वॉल्टर बैनब्रिज को अपने ऑब्सेशन SCP-055 से मिलने की परमिशन दे दी गई। आउटसाइडर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि वॉल्टर लगभग 1 घंटे से कंटेनमेंट चैम्बर में फोटोज खींच रहा था, स्केचेस बना रहा था और साथ ही नोट्स लिख रहा था, ऑडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहा था और कुछ मेमोरी निमोनिक्स रिसाइट कर रहा था। वो सेल्फ कीपिंग सीक्रेट के एंटीमेमेटिक इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इतने टाइम और एफर्ट्स के बाद उसकी जिद थी कि वो इस नॉन स्फेरिकल एनोमली से हारेगा नहीं। 055 के कंटेनमेंट चैम्बर में जब उसका समय खत्म हो गया तो वो अपनी सारी फाइंडिंग्स को डिजिटाइज करने के लिए अपने ऑफिस में वापस लौटा ताकि उसके सुपरवाइजर मिस्टर कोवाच उसे डांटना बंद कर दे। वॉल्टर मुस्कुराया, उसने एक लंबी सांस ली और टाइप करना शुरू किया। SCP-059 केटर क्लास। ये एनोमली एक रेडियो एक्टिव मिनरल है जो डेल्टा रेडिएशन नाम का एक रेडिएशन एमिट करती है। इस रेडिएशन से एक्सपोज हो जाने पर इन्फेक्टेड पर अजीब फंगल ग्रोथ होने लगती है। जरा रुकिए, क्या आपने ध्यान दिया कि ये किसके बारे में होना चाहिए था? खैर, अब ये इतना जरूरी नहीं रह गया था। SCP फाउंडेशन और कहानियों को जानने के लिए SCP-096 दी शाय गाय और SCP-3008 ट्रैप्ड इन आई के अभी चेक करें।